हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग करियर एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम 28 दिसंबर और 29 दिसंबर 2022 के पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 9 जनवरी 2023 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के पहला सवाल। 10,20,203 को अंकों में लिखा जाता है। दोस्तों, हमें दिया है दोस्तों 10,20,203 को अंकों में लिखना है। तो इसके लिए दोस्तों हमको पहले पता होना चाहिए कि पहले हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे करके लिखते हैं। तो दाहिने साइड से हम इकाई दहाई करके लिखते हैं, यानी सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, दाहिने साइड इकाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हज़ार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 10,000, फिर क्या होता है, लाख, फिर उसके बाद 10 लाख, 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ये हम लिख लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। दोस्तों, अब हमें लिखना क्या है, 10,20,203। अब हमें देखिए 10 करोड़ सबसे पहले लिखना है, तो 10 करोड़ सबसे पहले लिखे दोस्तों हम। अब हम इसको देखिए इकाई 10 करोड़ लिखना है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये 10 करोड़ हो गया। 10 करोड़ 20,000 लिखना है दोस्तों हमको। तो 20,000 कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ यानी 10,000 यानी 20,000 हो जाएगा, 2 लिख देंगे तो 20,000 हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है 203, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ पे आया तो 200 लिखना है, तो 2 डबल जीरो लगा देंगे, 200 हो जाएगा। अब 3 लिखना है, तो इकाई, 3 इकाई लिखना है। तो यही ना हुआ हमारा 10,20,203 को अंकों में लिखना है दोस्तों। अभी हम 10 करोड़ लिख लिए, 20,000 लिख लिए, 200 लिख लिए, 3 लिख लिए। अब इसी को जोड़ दीजिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और फिर 1 2 3 तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10,20,203 हमारा अंकों में हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भिन्न 4/5 से छोटी है और 1/2 से बड़ी है। दोस्तों, हमें बताना है 4/5 से छोटी, यानी 4/5 से छोटी और 1/2 से बड़ी भिन्न हमको बताना है दोस्तों। ऑप्शन हमको दिया है, क्या दिया है, 8/9 दिया है, और 7/9 दिया है, और दिया है 1/3 दिया है, अगला दिया है 2/5 दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इनको हम भिन्न है तो दशमलव में बदल लें। छोटा बड़ा ज्ञात करना हो तो ये 1/2 है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा। तो 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी 0.50 हो जाएगा। ये भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। यानी दोस्तों 0.50 और 0.80 के बीच में कौन सी भिन्न होगी, हमको यही निकालना है। तो यहाँ से इसको बदलिए आप, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे तो 80 हो जाएगा, तो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, फिर 8 से 16 बचेगा, 80 हो जाएगा, फिर 9 8 72 हो जाएगा, 0.88 आ जाएगा। इसको बदलेंगे दोस्तों तो 70 हो जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। इसको बदलेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 0.33 आएगा। इसको बदलेंगे दोस्तों तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौका 20 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 0.50 और 0.80 के बीच में कौन सी भिन्न है। ये 0.88 इससे ज़्यादा है, ये बीच में नहीं होगी। ये 0.77 है, 0.50 0.80 के बीच में है, ये छोटा है इससे, ये भी छोटा है इससे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों हमारा 0.77 यानी 7/9 जो है 1/2 से बड़ा और 4/5 से छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दोस्तों बी।
आइए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 अंकों की संख्या आइए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 अंकों की संख्या 5 6 2 3 4 के में के का मान क्या होगा यदि संख्या 6 से विभाज्य हो। दोस्तों हमें दिया है 6 अंकों की संख्या 5 6 2 3 4 के में के का मान, इसका मान के का मान क्या होगा कि ये दी गई संख्या हमारी 6 से विभाज्य हो। दोस्तों यहाँ पे हमारा 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, 6 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी हमें 6 से विभाज्यता चेक करना है तो वह संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए, तो दी गई पूरी संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब यहाँ पे 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वहाँ पे जो इकाई का अंक हो संख्या के वो क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो 2 से विभाज्यता ये कहता है कि 0 2 4 6 8 में से कुछ भी इकाई के अंक पे हो तो वो 2 से विभाजित होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सभी अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो। यानी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। अब हम चेक कर ले दोस्तों 2 से और 3 से विभाजित है कि नहीं ये दी गई संख्या, अगर विभाजित होगी तो के का मान क्या रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लें कि ये 2 से कब विभाजित होगा। 2 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे के स्थान पे क्या हो सकता है, 2 भी हो, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ये सभी संख्याएं यहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन अब 3 से विभाजित कब होगा, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो पहले हम अंकों का योग करें, 5 + 6 + 2 + 3 + 4 + के, यही ना अंकों का योग हुआ। और ये 3 से विभाजित होना चाहिए। जब इसमें हम 3 से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अब अगर इसको हम जोड़ ले, 5 6 11 2 13 3 16 4 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस के हमारा आएगा बटे 3। अब इसमें देखिए भाग देंगे, यहाँ पे के का मान हम क्या रखें कि अब देखिए के का मान हम 1 रखेंगे तो 21 होगा, लेकिन वो 3 से कट जाएगा, लेकिन वो 2 से तो नहीं कटने वाला होगा, इसलिए 1 तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यहाँ पे संभव क्या है, के का मान 0 2 4 6 8 संभव है, तो इसमें से तो 1 रखेंगे नहीं। अब 0 रखेंगे तो 20 3 से कटेगा नहीं, और 2 रखेंगे तो 22 होगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तो 24 होगा, तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, कट जाएगा। 6 पे 26 कटेगा नहीं, 8 पे 28 कटेगा नहीं 3 से, यानी कि के का मान कितना रखना होगा हमें, 4 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा दोस्तों। तो 2 से भी कट जाएगा 4 रखने पर और 3 से भी कट जाएगा 4 रखने पर, यानी कि के का मान कितना होगा दोस्तों हमारा, के का मान हमारा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 28 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं। यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं तथा लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ करती हैं, तो बताइए कि लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है। दोस्तों हमें प्रश्न दिया है 28 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ देख लें कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी दी गई है, 28 दी गई है। अब इसमें दिया है 15 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं, 15 दिया गया है। लड़कियों की संख्या 15 है दोस्तों, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़के कितने होंगे, 28 - 15, यानी कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1, कितने होंगे, 13 लड़के होंगे दोस्तों। अब हमसे आगे कह रहा है यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं, ठीक है, कुल 21 विद्यार्थी दांत साफ करते हैं तथा लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ करती हैं, तो लड़कियां दांत साफ करने वाली कितनी हैं,
दांत साफ करने वाली लड़कियां कितनी हो जाएंगी? लड़कियों का 3/5 भाग, तो लड़कियां कितनी हैं? 15 हैं। 15 का 3/5 यानी 5 तियाँ 15, यानी 9 लड़कियां प्रतिदिन दांत साफ करती हैं। कुल लड़के दांत साफ करने वाले कितने होंगे? देखिए यहाँ पे दोस्तों, कुल 21 विद्यार्थी दांत साफ कर रहे हैं, इसमें से 9 लड़कियां दांत साफ कर रही हैं, तो शेष बचे लड़के होंगे, यानी 21 - 9 बराबर कितने? 12 लड़के दांत साफ करने वाले होंगे। तो हमसे आप पूछ रहा है इसमें दोस्तों कि बताइए लड़कों का कितना भाग दांत साफ करता है। तो लड़कों का भाग कितना होगा? भाग क्या हो जाएगा? देखिए कुल 12 लड़के दांत साफ कर रहे हैं और कितने लड़के हैं? 13, यानी 12/13 भाग लड़कों का दांत साफ कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा। एक दुकानदार ने सेवों के 138 डिब्बे, जिनमें से प्रत्येक में 24 सेव हैं, खरीदे। पहले दिन वह सेवों के केवल 117 से 3/4 डिब्बे ही बेच पाया। उसके पास कितने सेव शेष बचे हैं? दोस्तों हमें कह रहा है कि एक दुकानदार 138 डिब्बे सेब खरीदता है, यानी दोस्तों एक डिब्बे में यदि 24 सेब है तो 138 डिब्बे में कितना सेब होगा? यानी 138 × 24। तो हम सबसे पहले कुल सेब निकाल लें। कुल सेब क्या होगा? देखिए 138 डिब्बे खरीदा है, एक डिब्बे में 24 है, तो 138 डिब्बे में 138 × 24 सेब होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम गुणा कर लें, 138 × 24 कितना हो जाएगा हमारा? 4 × 8 = 32 की 2, 4 × 3 = 12, 3 × 15 की 5, 4 × 1 = 4, 1 5 हो जाएगा। 2 × 8 = 16 की 6, 2 × 3 = 6, 1 7, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 कितना हो जाएगा? 2, 6 5 = 11 की 1 7 5 12, 1 13 की 3 और 1 2 1 3, 3312। कुल कितने सेब होंगे उसके पास? 3312 सेब खरीदा है। अब कह रहा है दोस्तों पहले दिन वह 117 से 3/4 डिब्बे ही बेच पाया। तो वह कह रहा है कि 117 सही 3/4 डिब्बे बेचा है, यानी इसको हम सही बटा में इसको पहले भिन्न में बदलेंगे। तो 4 7 28 की 8 हो जाएगा, 4 1 कम 4 2 6 हो जाएगा, 4 1 कम 4 प्लस 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों? ये कितना? 468 3 71/4, 471/4 डिब्बे पहले दिन बेच पाया है, यानी कितना सेव बेचा होगा? 471/4 × 24, एक डिब्बे में 24 ही है ना, इतना सेव बेचा होगा पहले दिन, यानी 4 का ये 4 × 6 = 24 कितना होगा? 6 कम 6, 6 7 42 की 2 हो जाएगा, 6 चौक का 24 4 28, यानी 2826 सेव वो पहले दिन बेच दिया दोस्तों। तो उसके पास कितना सेव शेष बचा होगा? देखिए 3312 सेव वो खरीदा, उसमें से पहले दिन वह 2826 सेव बेच दिया, तो शेष कितना बचा? शेष सेव क्या होगा? 3312 माइनस 2826 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 12 में से 6 चला जाएगा, 6 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा। 486 से उसके पास शेष बचे। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा। 2 कोण जिनका योग 180 अंश है सदैव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आसन्न कोण, बी है पूरक कोण, सी है संपूरक कोण और डी है रैखिक युग्म। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये जान लें कि आसन्न कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है और रैखिक युग्म क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं आसन्न कोण क्या होता है। आसन्न कोण या इसी को हम दोस्तों कहते हैं संलग्न कोण। संलग्न कोण दोस्तों। आसन्न कोण क्या होता है दोस्तों? आसन्न कोण वह कोण होता है जब एक ही शीर्ष बिंदु पर बने ऐसे 2 कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। दोस्तों हमारे कहने का मतलब एक ही शीर्ष बिंदु पर
एक ही शीर्ष बिंदु पर बने दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम ए ओ बी सी ऐसे मान लीजिए। देखिए ये शीर्ष बिंदु, एक ही शीर्ष बिंदु पर दो कोण बने हैं, कोण ये और कोण ये। ठीक है, पहला कोण मान लीजिए ये है, दूसरा कोण ये है। देखिए एक ही शीर्ष है, इस पर दो कोण बने हैं और इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है। कौन सी भुजा? ओ बी भुजा उभयनिष्ठ है। इसमें भी कोण एक, कोण दो में भी ओ बी है, कोण एक में भी ओ बी भुजा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? आसन्न कोण कहेंगे। यानी कोण एक और कोण दो आसन्न कोण हैं। अगला है पूरक कोण। तो पूरक कोण कहे या कोटि पूरक कहे दोस्तों, एक ही बात होता है। तो पूरक या कोटि पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए दोस्तों, देखिए जैसे ये है जी, मान लीजिए ए ओ बी है और ये सी है। अब देखिए ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो पूरक कोण कहलाते हैं। अब देखिए कोण एक है, मान लीजिए ये कोण दो है दोस्तों। अब यहाँ पे कोण एक और कोण दो, देखिए कोण एक प्लस कोण दो बराबर 90 अंश होगा। तो ये एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हमको आसन्न कोण और पूरक या कोटि पूरक तो समझ में आ गया। अगला ऑप्शन है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या होता है दोस्तों? समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या होता है दोस्तों? समपूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो समपूरक कोण कहलाते हैं। यानी दो कोण होना चाहिए दोस्तों। मान लीजिए देखिए ऐसे यहाँ पे जी ए ओ बी सी नाम दे दिए हम। तो देखिए कोण नंबर एक इसको मान लीजिए, कोण नंबर दो इसको मान लीजिए। अब देखिए ये कोण नंबर एक और कोण नंबर दो दोनों मिलाकर दोनों का योग 180 अंश होगा कि नहीं? एक सीधी रेखा। ठीक है, तो दोनों का योग 180 अंश होगा तो ये एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। यानी कोण एक और कोण दो समपूरक कोण हैं। और दोस्तों समपूरक कोण तो समझ में आ गया। अब हमारा होता है रैखिक युग्म क्या होता है। आगे देखिए दोस्तों, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है हमारा दोस्तों? रैखिक युग्म आसन्न कोण से ही आया है दोस्तों। जैसे कि आसन्न कोण हमारा क्या होता है? आसन्न कोण एक ही शीर्ष बिंदु पर बने ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो आसन्न कोण या संलग्न कोण कहलाते हैं। तो रैखिक युग्म क्या होता है? रैखिक युग्म जब दोस्तों ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 अंश हो रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए हम ऐसे दो आसन्न कोण, यानी ये अब देखिए यहाँ पे ए ओ बी मान लीजिए सी है। अब यहाँ पे देखिए एक भुजा उभयनिष्ठ है, कौन सी? ओ सी भुजा उभयनिष्ठ है और ये कोण नंबर एक है, कोण नंबर दो है। अब यहाँ पे एक भुजा उभयनिष्ठ है और एक ही शीर्ष बिंदु यहाँ पे ओ पर ये भी कोण बना है और ये भी कोण बना है दोस्तों। तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म कहलाएगा। रैखिक युग्म यानी जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो वो रैखिक युग्म कहलाते हैं। देखिए यानी जब एक दो आसन्न कोण एक सीधी रेखा बनाए तो आसन्न कोण वो रैखिक युग्म कहलाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आसन्न कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं और समपूरक कोण और रैखिक युग्म किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दो कोण जिनका योग 180 अंश है सदैव कहलाते हैं। अब दो कोण जिनका योग 180 अंश होगा क्या कहलाएंगे दोस्तों? पहला ऑप्शन दिया है आसन्न कोण। तो आसन्न कोण अभी हम आपको क्या बताएं कि ऐसे दो कोण जो एक ही शीर्ष बिंदु पर बने हो और जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो आसन्न कोण कहलाते हैं। ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर एक कट गया दोस्तों। दूसरा हमसे पूछ रहा है पूरक कोण दिया है दोस्तों। तो पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये होगा नहीं।
अगला ऑप्शन दिया है समपूरक कोण। देखिए दोस्तों, हम अभी आपको बताएं कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है सदैव समपूरक कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पे वही हमसे पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिनका कोण सदैव 180 अंश होता है क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। और रैखिक युग्म में क्या होता है दोस्तों, ये भी देख लीजिए। अभी हम आपको बताएं कि रैखिक युग्म क्या होता है, ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 अंश हो जाए। यहाँ पे संपूरक कोण का भी योग 180 अंश होता है, लेकिन वो सदैव होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आसन्न कोण है, जब आसन्न कोण का मान जब 180 अंश होगा तभी वह रैखिक युग्म कहलाएगा, अन्यथा वो रैखिक युग्म नहीं कहलाएगा। तो सदैव तो वो होगा नहीं, इसीलिए सदैव क्या होगा, संपूरक कोण का योग सदैव 180 अंश होता है, तो वो संपूरक कोण ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा, एक न्यून कोण और एक सम कोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लें न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है और ऋजु कोण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लें न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण, न्यून कोण दोस्तों, न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण यानी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। न्यून कोण समझ में आ गया होगा दोस्तों। सम कोण क्या होता है, सम कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान 90 अंश हो उसे सम कोण कहते हैं। यानी सम कोण यानी 90 अंश होगा इसका मान। दोस्तों अधिक कोण, देखिए अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण दोस्तों, अधिक कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। यानी 90 अंश से ज़्यादा हो और 180 अंश से कम हो, क्या कहलाएगा, अधिक कोण। अधिक कोण हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में दिया है दोस्तों, एक ऋजु कोण क्या होता है, ऋजु कोण। ऋजु कोण दोस्तों, ऋजु यानी सरल रेखी, यानी वह कोण जिसका मान 180 अंश हो, ऋजु कोण कहलाता है। यानी ऋजु कोण का मान कितना होगा, 180 अंश, यानी एक सीधी रेखा बनाएगा। ये 180 अंश ही तो होता है ऋजु कोण। और हमें दिया है दोस्तों प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है दोस्तों, वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो। यानी 180 और 360 के बीच में जिस कोण का मान हो क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण।